मोहल्ले के कई लोग अचरज भरी निगाहों से उस कमरे को देख रहे थे जहां पर कोई नया किराएदार रहने आ रहा था और जिसका सामान उस छोटे से कमरे में उतर रहा था। सामान इतना ही था कि एक सवारी वाले ऑटो रिक्शा में पूरी तरह से आ गया था। सब यही सोच रहे थे और आपस में इसी तरह की बातें कर रहे थे कि तभी एक साइकिल रिक्शा से एक लड़की उतरी जो अपने पैरों से चल नहीं सकती थी, इसलिए बैसाखियों के सहारे चलकर उस कमरे की तरफ जा रही थी। अब मोहल्ले की औरतें आपस में कानाफूसी करने लगी। क्या इस घर में यह अकेली रहेगी? कौन है यह? कहां से आई है? वगैरह। कुछ समय बाद उस लड़की ने उन सवालों के जवाब खुद ही दे दिए जब वह अपने पड़ोस में रहने वाली एक औरत से एक जग पानी देने की गुजारिश करने उसके घर गई। घर में घुसते ही शिष्टाचार के साथ उसने नमस्ते की और अपना परिचय देते हुए बोली, मेरा नाम दिव्यांशी है और मैं पास के कमरे में रहने आई हूँ। क्या मुझे पीने के लिए एक जग पानी मिल सकता है? वैसे नल में पानी कब आता है? मैं उस हिसाब से अपना पानी भर लूंगी। अरे आओ आओ दिव्यांशी, मेरा नाम सुमित्रा है और पानी शाम को 5 बजे और सुबह 6 बजे आता है। कहाँ से आई हो और क्या करती हो? पानी देते हुए सुमित्रा ने पूछा। आंटी, आप मेरे कमरे पर आइए, तब हम आराम से बैठकर बातें करेंगे। अभी मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। वैसे मैं शहर के नामी होटल राम भरोसे में रिसेप्शनिस्ट का काम करती हूँ, जहाँ मेरा ड्यूटी का समय सुबह 6 बजे से है। मेरा काम दोपहर के 3 बजे तक खत्म हो जाता है। बातचीत में सुमित्रा को दिव्यांशी अच्छी लगी और उसके परिवार के बारे में ज्यादा जानने की उत्सुकता में शाम को पानी आने की सूचना लेकर वह दिव्यांशी के कमरे पर पहुंच गई। दिव्यांशी अब अपने कमरे में अपने बारे में बताने लगी। आज से तकरीबन 16 साल पहले मैं अपने माता पिता के साथ मोटरसाइकिल से कहीं जा रही थी कि तभी एक ट्रक से भीषण टक्कर होने से मेरे माता पिता मौके पर ही मर गए थे। चूंकि मैं दूर छिटक गई थी इसलिए जान तो बच गई, पर पास से तेज रफ्तार से गुजरती एक बाइक मेरे दोनों पैरों पर से गुजर गई और मेरे दोनों पैर काटने पड़े। तभी से चाचा चाची ने अपने पास रखा और पढ़ाया लिखाया। उनके कोई बच्चा नहीं है, इस वजह से भी वे मुझसे बहुत स्नेह रखते हैं। चाचा की माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी वे मेरी नौकरी करने के खिलाफ है, पर मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, इसलिए शहर आकर मैंने इस नौकरी को स्वीकार कर लिया। इस होटल की नौकरी के साथ साथ मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेती हूँ ताकि कोई सरकारी नौकरी लग जाए। मैं अपनी योग्यता पर विश्वास रखती हूँ, इसी कारण किसी तरह की कोचिंग नहीं लेती हूँ, बल्कि 3 बजे होटल से आकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। इसी से मेरी प्रतियोगिता की तैयारी भी हो जाती है और कुछ कमाई भी। इस मोहल्ले में कोई बच्चा अगर ट्यूशन लेना चाहता हो तो उन्हें आप मेरे पास भेजिए ना भाभी, दिव्यांशी ने अपनेपन से सुमित्रा से कहा। जरूर, मैं अपने सभी मिलने वालों से कह दूंगी, सुमित्रा ने पूछा। और तुम अपने खाने का क्या करती हो? सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना तो मैं होटल की पेंट्री में ही खा लेती हूँ और शाम को इस ऑटोमेटिक हॉट प्लेट पर दाल चावल या खिचड़ी जैसी चीजें पका लेती हूँ। यह सुनकर सुमित्रा मन ही मन दिव्यांशी की हिम्मत की तारीफ कर रही थी। तकरीबन आधा घंटा तक दिव्यांशी के साथ बैठने के बाद वह अपने घर वापस आ गई। सुबह 5:30 बजे वही साइकिल रिक्शा वाला जो दिव्यांशी को छोड़ने आया था लेने आ गया। साफ था दिव्यांशी ने उसका महीना बांध कर लाने व छोड़ने के लिए लगा लिया था। सुमित्रा ने भी अपना काम बखूबी निभाया और मोहल्ले में सभी को दिव्यांशी के बारे में बताया। तकरीबन सभी ने उसकी हिम्मत की तारीफ की। हर कोई चाहता था कि कैसे न कैसे करके उसकी मदद की जाए। कई घरों के बच्चे दिव्यांशी के पास ट्यूशन के लिए आने लगे। दिव्यांशी को इस मोहल्ले में आए अभी पूरा 1 महीना होने में 2-3 दिन बचे थे कि एक दिन मोहल्ले वालों ने देखा कि दिव्यांशी किसी लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर आ रही है। सभी को यह जानने की इच्छा हुई कि वह लड़का कौन है। पूछने पर पता चला कि उसका नाम रामधार है और उसी के होटल में कुक है और आज ही उसने यह सेकंड हैंड बाइक खरीदी है।
1-2 दिन के बाद ट्यूशन खत्म होने पर दिव्यांशी ने एक बच्चे को भेजकर मोहल्ले की 4-5 औरतों को अपने कमरे में बुलवा लिया और कहने लगी, मैं इतने दिनों से आप लोगों के साथ रह रही हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ एक बात करना चाहती हूँ। रामधार मेरे होटल में कुक है और वह चाहता है कि मैं रोज उसके साथ ऑफिस आऊं। वैसे भी रिक्शे वाला 2000 रुपये महीना लेता है। अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो मैं उसके साथ आना जाना कर लूं। जब तुम पूछ कर सभी के सामने आना जाना कर रही हो तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है। और पिछले 1 महीने में इतना तो हम तुम्हें समझ ही गए हैं कि तुम कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। तुम निश्चिंत होकर रामधार के साथ आ जा सकती हो। सुमित्रा बाकी सब औरतों की तरफ देखकर बोली। सभी औरतों ने अपनी सहमति दे दी। रामधार 26-27 साल का नौजवान था। उसकी कदकाठी अच्छी थी। फूड और टेक्नोलॉजी का कोर्स करने के बाद दिव्यांशी के होटल में ही वह कुक का काम करता था। वह दिव्यांशी को लेने व छोड़ने जरूर आता था, पर कभी भी दिव्यांशी के कमरे के अंदर नहीं गया था। अब तक 3 महीने गुजर चुके थे। ट्यूशन पढ़ रहे सभी बच्चों के मासिक टेस्ट हो चुके थे और तकरीबन सभी बच्चों ने कहीं ना कहीं प्रगति की थी। इस कारण दिव्यांशी का सम्मान और ज्यादा बढ़ गया था। एक दिन अचानक दिव्यांशी ने फिर से सभी औरतों को अपने घर बुलवा लिया। इस बार मामला कुछ गंभीर लग रहा था। सुमित्रा की तरफ देखकर दिव्यांशी बोली, मैंने आप सभी में अपना परिवार देखा है। आप लोगों से जो प्यार और इज्जत मिली है उसी के आधार पर मैं आप लोगों से एक बात की इजाजत और चाहती हूँ। मैं और रामधार शादी करना चाहते हैं। दरअसल रामधार को दुबई में दूसरी नौकरी मिल गई है और उसे अगले 3 महीनों में कागजी कार्रवाई करके वहां नौकरी ज्वाइन करनी है। वहां जाने के बाद वह वहां पर मेरे लिए भी जॉब की जुगाड़ कर लेगा। जाने से पहले वह शादी करके जाना चाहता है ताकि पति पत्नी के रूप में हमें एक ही संस्थान में काम मिल जाए। मैंने अपने चाचा को भी बता दिया है, वे भी इस रिश्ते से सहमत है, पर यहाँ आने में नाकाम है क्योंकि उनके साले का गंभीर एक्सीडेंट हो गया है। सभी औरतें एक दूसरे की तरफ देखने लगी। 16 नंबर मकान में रहने वाली कमला ताई दिव्यांशी के हमदर्द बन गई। उनकी आंखों में सवाल देखकर दिव्यांशी बोली, ताई जी, रामधार की कहानी भी मेरे ही जैसी है। उसके माता पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। कोई और रिश्तेदार ना होने के कारण पड़ोसियों ने उसे अनाथ आश्रम में दे दिया था। वहीं पर रहकर उसने पढ़ाई की और आज इस लायक बना। अब तो सभी के मन में रामधार के प्रति हमदर्दी के भाव उमड़ पड़े। शादी कब करने की सोच रहे हो? 10 नंबर वाली कल्पना भाभी ने पूछा। इसी हफ्ते शादी हो जाएगी तो अच्छा होगा और कागजी कार्रवाई करने में भी आसानी होगी। इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी? सुमित्रा ने सवाल किया। तैयारी क्या करनी है, हमने सोचा है कि हम आर्य समाज मंदिर में शादी करेंगे और शाम का खाना राम भरोसे होटल में रखकर आशीर्वाद समारोह आयोजित कर लेंगे। दूसरे दिन रामधार अपनी कागजी कार्रवाई के लिए दिल्ली चला जाएगा और 10-12 दिन बाद जब वह वापस आएगा तो मैं उसके घर चली जाऊंगी। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि आप मुझे ट्यूशन की फीस अगले 3 महीने की एडवांस में दे दें। सामान के बदले मैं मुझे कैश ही दें, क्योंकि सामान तो मैं साथ ले जा नहीं पाऊंगी। सभी को दिव्यांशी के भविष्य के प्रति गंभीरता पसंद आई। 11 नंबर मकान में रहने वाली चंदा चाची उत्सुकता वश बोली, बिना जेवर के दुल्हन अच्छी नहीं लगती, इसलिए शादी के दिन मैं अपना नया वाला सोने का सेट जो अपनी बेटी की शादी के लिए बनवाया है उस दिन दिव्यांशी को पहना दूंगी। जी चाची जी, रिसेप्शन के बाद मैं वापस कर दूंगी, दिव्यांशी बोली। अब तो होड़ मच गई। कोई अंगूठी तो कोई पायल, कोई चैन तो कोई कंगन दिव्यांशी को देने को तैयार हो गया। सुधा चाची ने अपनी लड़की का नया लहंगा दे दिया। कुल 50-55 घरों वाले इस मोहल्ले में कन्यादान करने वालों की भी होड़ लग गई। कोई 5000 रुपए दे रहा था तो कोई 2100 रुपए। शादी के दिन मोहल्ले में उत्सव जैसा माहौल था। सभी छुट्टी लेकर घर पर ही थे। अपने अपने वादे के मुताबिक सभी ने अपने गहने कपड़े दिव्यांशी को दे दिए थे। दोपहर शादी 12 बजे होनी थी। इसी वजह से दिव्यांशी को सुबह 9 बजे ब्यूटी पार्लर पहुंचना था और वहीं से आर्य समाज मंदिर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि दिव्यांशी को ब्यूटी पार्लर लेकर जाएगा कौन। इतनी सुबह उसके साथ जाने का मतलब था
कि खुद को बिना तैयार किए शादी में जाना, इसलिए यह निश्चित हुआ कि सुमित्रा के पति दिव्यांशी को अपने साथ लेकर जाएंगे और ब्यूटी पार्लर की जगह पर छोड़ देंगे। जैसे ही पार्लर का काम पूरा हो जाएगा, दिव्यांशी फोन करके उन्हें बुला लेगी और वहीं से सभी आर्य समाज मंदिर में चले जाएंगे। तय समय के मुताबिक ही सारा कार्यक्रम शुरू हो गया। सुबह 8:30 बजे सुमित्रा के पति अपनी कार लेकर दिव्यांशी के दरवाजे पर पहुंच गए और उसके बताए ब्यूटी पार्लर पर सारे सामान के साथ ले गए। पार्लर अभी अभी खुला ही था, वह उसे पार्लर पर छोड़कर चले गए। अब सभी तैयार होने लगे। चूंकि रिसेप्शन शाम को होना था, इसलिए तकरीबन सभी घरों में या तो सिर्फ नाश्ता बना या खिचड़ी। तकरीबन सुबह 11:30 बजे सुमित्रा सपरिवार दिव्यांशी को लेने के लिए पार्लर पहुंची, पर दिव्यांशी तो वहां थी ही नहीं। ज्यादा जानकारी लेने पर पता चला कि पार्लर तो 10:30 बजे खुलता है। 9 बजे तो सफाई वाला आता है, जो पार्लर के कर्मचारियों के आने के बाद चला जाता है। आज सुबह 9 बजे किसी का भी किसी तरह का अपॉइंटमेंट नहीं था। सुमित्रा को चक्कर आने लगे। वह किसी तरह चलकर कार तक पहुंची और पति को सारी बात बताई। पति तुरंत पार्लर के अंदर गए और उनके अनुरोध पर उस सफाई वाले को बुलवाया गया ताकि कुछ पता चल सके। सफाई वाले ने जो बताया उसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। उसने बताया, सुबह जो लड़की पार्लर में आई थी, उसने बताया था कि वह एक नाटक में एक विकलांग भिखारी का रोल कर रही है। उसे हेयर कट और मेकअप कराना है। तब मैंने बताया कि पार्लर सुबह 10:30 बजे खुलेगा, तो वह कहने लगी कि तब तक मेरा पैर फालतू ही मुड़ा रहेगा। मैं वॉशरूम में जाकर पैरों में लगी इलास्टिक को निकाल लूं क्या? जब तक पार्लर खुलेगा मैं नाश्ता करके आ जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, देखिए इस कोने में उसकी बैसाखियां और निकला हुआ इलास्टिक रखा है। सभी ने देखा, बैसाखियों के साथ एक छोटी सी थैली रखी थी। इसमें चौड़े वाले 2 इलास्टिक और दिव्यांशी के फोन का सिम कार्ड रखा हुआ था। आर्य समाज मंदिर में सभी लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे।